तो भाई ये है पोको X3 Pro और ये जब लॉन्च हुआ था ना तो बहुत लोगों का फेवरेट और गेमिंग कम्युनिटी में तो एकदम तहलका था। पर अभी के टाइम पे ना भाई ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल फोन हो चुका है 2022 के अंदर। और यस, इसे हम लोग आज फुल ऑन रिव्यू करने वाले हैं, फुल माल मसाला इसका चेक करने वाले हैं। सो देखो, ये जो कंट्रोवर्शियल वाली बात है ना, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अपडेट्स के बाद में जो फोन्स है ना वो हार्ड ब्रेक होने लगे, डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम, किसी के अंदर गोस्ट टच का इश्यू हो गया, किसी का फ्रंट कैमरा, किसी का बैक कैमरा काम करना बंद कर चुका था। चलो वो सब तो ठीक है, और कोई भी प्रोडक्ट लेने के बाद में उसकी जो असली वैल्यू निकल कर आती है कस्टमर सपोर्ट को लेकर। लेकिन यहाँ पर वो चीजें मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम है कस्टमर सपोर्ट को लेकर। तो मैंने जब ये वीडियो चालू किया था ना काम करना, तो कम्युनिटी पोल हो गया, ट्विटर हो गया, इन सब पे आपके मतलब फीडबैक लेने चालू करे थे कि भाई आप लोग कंसिडर कर रहे हो क्या इस फोन को 2022 के अंदर। और मोस्ट ऑफ पीपल ने यही कहा था कि भाई नहीं, कतई ये फोन हमें नहीं चाहिए। और ये मैं खुद का ऐसे एक्सपीरियंस मन से बातें नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने बहुत से लोगों से बात करी है। मतलब लाइक मैंने जूम कॉल करे हैं किसी के साथ में, किसी से ट्विटर पे बात करी है, किसी पे इंस्टा पे स्टोरी डाली थी, वहां पर भी ऑटोमेटिक लोगों के फीडबैक आने लग गए थे और मेरे उस पोल के कमेंट में भी आने लग गए थे। सो देखो, रिसेंटली मार्केट में ना ब्रांड अपना एक और नया फोन लॉन्च करने वाला है, जो कि सही बात है। बट बस बात यही है कि क्या अभी भी उन्होंने अपना जो कस्टमर सपोर्ट है वो अच्छा किया है या नहीं किया है। वो तो इस फोन के आने के बाद में अगर कुछ इशू इसमें बाय चांस आ जाते हैं तब हमको जाके और पता चलेगा। बट जो प्रीवियस डिवाइसेस थे ना, उनको लेकर जो कहानी है ना वो थोड़ी सी ज्यादा डिफरेंस है। जब ये स्टार्ट में आया था ना फोन, तो इसकी क्या ही वाह वाह हुई थी। मतलब 20,000 के अंदर इस तरीके का, इस लेवल तक का फोन कोई नहीं दे सकता था। स्नैपड्रैगन 860 निकाल के दिया था, जो स्नैपड्रैगन 855 प्लस का ही अपग्रेड है। बट कुछ टाइम के बाद में जब इन्होंने अपडेट्स वगैरह रोल आउट करना चालू किया, तो बहुत से यूजर्स हैं जिनका ये फोन पोको X3 Pro हो गया, पोको X2 हो गया, इवन जो पोको के अदर फोन्स भी है जैसे कि पोको M3 Pro और पता नहीं और भी 2-4 फोन्स उनके जो भी है, उनमें भी ना डेड इशू आने लगा। जब मैंने लिया था उसके 2 महीने बाद इसमें घोस्ट टच होने लगा था, जायरो रुक जाता था और कभी कभी उल्टा भी काम करता था। MIUI 13 अपडेट आया था, वही करा अपडेट। उसके बाद मुश्किल से 20-25 दिन चला, एकदम से ये इसकी स्क्रीन ब्लैंक हो गई। फिर गया सर्विस सेंटर, उन्होंने फिर मेरे फ़ोन की एक डिस्प्ले में स्पॉट निकाल दिया कि सर आपकी फ़ोन की डिस्प्ले में यहाँ स्पॉट है, ये सर्विस आउट हो गया। वारंटी के अंदर था कि आउट हो चुका था? वारंटी 20 दिन की थी। रूड बिहेव करने लगे थे। फिर मैंने उनकी वीडियो बनानी चाहिए, उन्होंने वीडियो भी नहीं बनाई। तो मैंने ट्वीट करा, फिर इनके पोको इंडिया वालों का रिप्लाई भी आया। उन्होंने मुझे वेटिंग को बोला हमारी टीम इस पर काम कर रही है। 2 दिन ऐसे निकल गए, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने उनको रिप्लाई किया कि कितना टाइम और लगेगा। उन्होंने कहा सर इस पर अभी भी काम चल रहा है। मैंने कहा सर ऐसे तो मेरी वारंटी आउट हो जाएगी, आप मुझसे टाइम लेते रहेंगे। तो फिर उनका तरफ से रिप्लाई आया, सर आपका वारंटी आउट हो गया है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, आज के बाद कभी पोको शाओमी का फ़ोन ही नहीं लेना। मेरे पास पोको X2 था। गलती हो गई, अपडेट जैसी करा 1 वीक के अंदर। पहले फ्रंट कैमरा खराब हुआ, फिर बैक कैमरा खराब हुआ। ओके। फिर उसमें टच में भी दिक्कत आने लगी, अपने आप ही फ्रीज हो जा रहा था। और तो दूसरी सर्विस सेंटर पे गया तो उन्होंने बदले आपको पोको F1 प्रोवाइड कर देंगे। बट मेन बात है कि आपको वारंटी के बाद में भी ऑफर किया, वो बड़ी बात है, मेरे को ऐसा लग रहा है। 6 मंथ्स के बाद है ना लैग होने लग गया था। BGMI जब खेलता था लैग हो जाता था। इतना भी नहीं था कि प्लेएबल नहीं था गेम, बट लैग था। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता था तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग और कभी कभी वो जो गेम प्ले जो शूट किया वो रिकॉर्ड ही नहीं होता था। अच्छा। ऐसे बहुत सारे ग्लिचेस। MI 13 का जो अपडेट है ना UI का, तो उसमें मेरे को बहुत सारे इश्यूज फेस हुए। पहली बात तो फिंगरप्रिंट सेंसर का, फिर बार बार है ना मेरा फोन है ना रिबूट होने लगा। 1 मंथ मेरा फोन फिर भी ठीक करके नहीं मिला। कहाँ पे दिया? मैंने विक्रोली में, मतलब मुंबई में अपना। और उन लोग बोल रहे 100 प्लस पोको X3 Pro हम लोग के पास अभी भी पड़े हुए भाई साहब, जो बना के नहीं हुए। जब 30 दिन कंप्लीट हुआ, बैड न्यूज ही आया, तुम्हारा फोन ही नहीं बन सकता क्योंकि पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। मुझे उन लोग ने एक ऑफर दिया कि Redmi Note 10 Pro ले लो, तो मैंने Note 10 Pro ले लिया उससे। और ये तो वो लोग हैं जो कमेंट वगैरह मतलब पढ़ते हैं और ऐसे एक्टिव रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ यूजर वो इतना एक्टिव नहीं रहते हैं। सोचो उनके साथ क्या क्या इश्यू आए रहेंगे। 2021 को जो दिवाली में सेल आई थी ना, तब ये पोको X3 Pro 15,000 में मिल रहा था और मैंने इसे बाय कर लिया। अब ऑलमोस्ट हो चुके हैं 8 महीने। ऐसा कंप्लीट नहीं कहूंगा कि ऑन था, बट बीच में समझ लो ऑफ रखा हुआ था और कभी ऑन कर लिए। और ये 12.5.6 MIUI पे चल रहा है और यही वो अपडेट है जिसके बाद में सब लोगों के फोन में इशू आना चालू हुए थे पोको X3 Pro का। अभी जो कंपटीशन में मार्केट में अभी भी जितने फोन अवेलेबल है ना, जैसे कि आपको Vivo T1 हो गया, iQOO Z6 हो गया, और इसी का एक सक्सेसर आता
आता है सो कॉल्ड सक्सेसर पोको X4 Pro। वो जो फोन है ना, इसको बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते हो। हालांकि X4 Pro के अंदर आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, लेकिन जो प्रोसेसर है वो 695 का है और इसके अंदर स्नैपड्रैगन 860 है, जो भाई काफी ज्यादा तगड़ा है। और पोको X3 Pro जब बेचना चालू हुआ था ना कि ये गेमिंग फोन है, परफॉर्मेंस वाला फोन है, और उस हिसाब से पोको X4 Pro उतना ज्यादा तगड़ा निकल के नहीं आता है, इसलिए मैंने उसका रिव्यू भी करना सही नहीं समझा। क्योंकि देखो पोको X3 Pro के अंदर BGMI जो आता है ना, वो आप लोग 60 FPS एवरी ग्राफिक्स में कर सकते हो, लेकिन जो पोको X4 Pro है ना, स्टिल जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज डेट है 13 जून को, स्टिल उसके अंदर स्मूथ और अल्ट्रा यानी कि 40 FPS की गेमिंग अनलॉक मिलती है। उसके बाद में जो Antutu बेंचमार्क है ना, जहां पर इस भाई साहब के 5,23,000 पर आते हैं, वहीं पोको X4 Pro के जो स्कोर्स है ना, वो 3,80,000 के आसपास आता है। तो ऑन पेपर ही आप लोग समझ गए रहेंगे कि भाई किस तरीके से उन्होंने फोन को डाउनग्रेड करा है। तो ये 20,000 की जितने भी फोन लॉन्च हुए थे ना, सब में वो स्नैपड्रैगन 695 घुसेड़ दिया, और उसकी वजह से हमें उतनी तगड़ी परफॉर्मेंस तो देखने नहीं मिली। अभी इस प्राइस में आपको ले भर भर के फोन मिलेंगे, जैसे कि Realme 9 Pro हो गया, iQOO Z3 हो गया, iQOO Z6 हो गया, Vivo T1, पोको X4 Pro, ये सारे के सारे फोन है स्नैपड्रैगन 695 पे आते हैं। बाकी OnePlus Nord CE2 Lite 5G है, बट वो फोन कुछ काम का ज्यादा है नहीं। तो ये सारे फोन है ना, आपको मतलब नॉर्मल कैजुअल जो आपका काम होता है वो सब अच्छे से करवा देंगे, बट जो 60 FPS वाली गेमिंग है ना, वो इनमें से कोई नहीं करवा के देगा, जो आपको सिर्फ पोको X3 Pro ही करवा के दे सकता है। बट इसका सबसे बड़ा वर्स्ट सिनेरियो हो गया, इसका मतलब एनिमी हो गया ना, इसका खुद ही इसका सॉफ्टवेयर या इसका जो कैमरा डेड वाला इशू है वो हो गया, जैसे कि मतलब खत्म कर दिया वहां पर इसने इस फोन को पूरा। और ये जो कैमरा डेड वाला इशू है ना, इसका साइड से जो डिस्प्ले में एक टिया नाम करके या फिर कुछ तो हाउसिंग करके कुछ तो ब्रांड है, जो चाइना का मतलब है, जो डिस्प्ले प्रोवाइड करता है पोको के लिए, उसमें जो टाइनम वाले में कुछ तो था ना, उसमें इशू था, और उसकी वजह से ये कैमरा डेड वाला जो इशू है ना, वो उतना निकल कर आया सामने, या फिर पूरा फोन जो डेड इशू है ना, वो पूरा निकल कर आया था। और हाँ, एक और इशू है, वो गोस्ट टच वाला इशू, मतलब अचानक से इसमें ना आत्मा जाग जाती है और ये अपने आप टचिंग टूचिंग वाला काम करना चालू कर देता है। मेरे वाले में स्टिल ये इशू नहीं है अभी के लिए भी। अगर आप लोगों ने इसका MIUI 12.5.6 जो अभी मतलब रोल आउट हो रखा है इस फोन के लिए, वो आपने इंस्टॉल कर लिया, और उसके बाद ये डायलॉग आता है कि चले तो चांद तक वरना शाम तक। वो जो चाइना वाले मार्केट के लिए हम लोग बचपन में या आज भी मतलब बोलते हैं ना, ये वो वाली कहावत इसके लिए आराम से निकल कर आती है। Android 11 इसके अंदर अभी भी है, Android 12 का कुछ अता पता नहीं है। और सबसे वर्स्ट बात तो मेरे लिए ये थी कि इसका जो सिक्योरिटी पैच है ना, वो 2021 दिसंबर का है। अब मेरे हिसाब से पोको इसको बना के भूल गए, या फिर इसका जो 2 साल का या 1 साल का जो भी वादा किया होगा वो खत्म हो गया रहेगा। मुझे वो याद नहीं नंबर, बट शायद वही रीजन होगा, वरना सिक्योरिटी पैचेस वगैरह भी आ जाते थे। और देखो, जब मैंने कम्युनिटी पोल डाला था ना, तो भाई आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किए थे, लिटरली बहुत लोगों ने, कि हमारा फोन डेड हो गया है। जिनका 1 ईयर का वारंटी वगैरह खत्म नहीं हुआ था, उन्होंने भी क्या किया, उसी 1 ईयर के अंदर उसे ना बेचना चालू कर दिया। पूरा 1 ईयर जिसका हो गया था ना, वो बेचारा रोने लग गया सीरियसली, क्योंकि उनके फोन डेड होना चालू हो गए। और लिटरली मतलब जो उनका मेन कैमरा है वो डेड हो गया, स्क्रीन डेड हो गई, मदरबोर्ड डेड हो गया। इस तरीके के इशू लोगों ने फेस करे। मेरा तो अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, मैं सच बता रहा हूँ, और जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करूंगा तो मैं उतना कुछ बोल नहीं सकता। और मैंने कमेंट ये भी पढ़े थे कि जिनका पोको X3 Pro डेड हो गया ना, उनको है ना मतलब पोको वालों ने Redmi Note 10 Pro रिप्लेस करके दिया था, जिसमें भाई 40 FPS की गेमिंग मिलती है। बाकी अदर फीचर्स अच्छा है, बट मोस्ट ऑफ यूजर ने भाई इस फोन को ना गेमिंग के लिए खरीदा था। और इसके बाद में इसका जो 4G प्लस एग्रीगेशन है वो उतना ज्यादा कांस्टेंट नहीं है, मतलब आता है चले जाता है और चले ही जाता है, फिर एकदम से आता है। और जो कॉल प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स है ना, तो यहाँ पर मैं कॉल लगा चुका हूँ और देख लो प्रॉक्सिमिटी सेंसर अच्छे से काम कर रहा है, वरना पहले इशू आ रहे थे इसको भी लेके। और बाकी इसका जो ईयरपीस है ना, जब आप कॉल्स वगैरह सुन रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा साउंड आता है। अरे सर, आरसीबी जरूर आईपीएल जीतेगी। तो है ना, आपको इसका वॉल्यूम डाउन करना पड़ता है ताकि बाजू वालों को ना पता चल जाए कि आप बाबू सोना कर रहे हो। एक लड़की पटाई, वो भी तोतली। कस्टम रूम वाले अगर आप फैन वगैरह हो या आपको बहुत ज्यादा ऐसा चुल मस्ती है कस्टम रूम वगैरह को लेकर, तो ये डिवाइस परफेक्ट है। डेवलपर ने बहुत सारी चीजें इसके लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखी है। और मैंने लोगों के रिव्यूज देखे हैं, तो उसमें ये भी कहा था कि जो Android 12 के बाद में जो BGMI का रिव्यू है ना, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा आ जाता है। पोको ने ऑफिशियली नहीं दिया है, और अगर आप कस्टम करने की चुल करते हो तो करो, लेकिन कुछ उसके बाद में अगर इशू आए तो वो अलग बात हो जाएगी। फिर कॉमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों ने क्या क्या चीजें फेस करी है इस फोन को लेकर। अगर पॉजिटिव है तो
पॉजिटिव बताओ, नेगेटिव है तो नेगेटिव बताओ, जो भी सही लगे। तो अगर इसकी प्राइसिंग आज भी है ना फ्लिपकार्ट पर 6GB 128 के लिए 19,000 या 20,000 में आपको मिलता है। बाकी ऑफर वगैरह में आपको ये फोन और सस्ता मिल जाएगा, जैसे मेरे को 15,000 में मिला था, कार्ड ऑफर और लगा के 220 ग्राम के आसपास इसका वेट आता है और कवर लगाने के बाद 10-15 ग्राम और एड ऑन कर दो। तो जब आप इसे 1 महीने तक यूज करना चालू करोगे ना, तो फिर एक वो गाना अपने आप चल जाएगा, भाई यहाँ पर अब तो आदत सी है बस मुझको ऐसे ही हैवी फोन उठाने में। लेकिन कुछ टाइम के बाद में उतना फील नहीं करवा के देता है, क्योंकि अपना जो माइंड है ना फिर वो समझ जाता है हाँ ठीक है ये बेस्ट है। जब आप इस पे चार्जिंग वगैरह करोगे ना, तो इसमें टॉप साइड में ना हल्की सी बत्ती चालू हो जाती है, मतलब नोटिफिकेशन चालू हो जाता है। तो ये एक ऐसा प्लस पॉइंट दे के रखा हुआ है, वरना मोस्ट ऑफ फोन्स में आज के टाइम तो ये जो एलईडी नोटिफिकेशन है ना गायब ही कर दिया। अब देखो जब ये फोन आया था ना, तब ये 4G का सीन चल रहा था, ये 5G वाला कुछ ऐसा गाना नहीं बजना चालू हुआ था। तो ये फोन ऑफ कोर्स 4G मिलता है, क्योंकि 5G आने में बहुत टाइम है, अभी तक उसका स्पेक्ट्रम का मतलब वो ऑक्शन भी उतना चालू नहीं हुआ है। और जब वो आ भी जाएगा तो भाई सीरियसली बता रहा हूँ, जो पॉकेट है वो क्या संभाल पाएगी 5G को लेकर, और वो कितने एरियाज में आएगा वो भी बहुत बड़ी बात है। आपका जो नीड है, आपको उस हिसाब से फोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा वो देख लेना। 4G 5G में लेके कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये डिजाइनिंग जब आया था ना, तब मुझे पसंद आया था, सच बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों बट अच्छा लग रहा था। और आज भी मैं इसे इतना बुरा नहीं बोलूंगा, हालांकि बड़ा सा पोको लिखा है, बट ठीक है, कोई बुरा नहीं लग रहा है। बाकी इस फोन की हैप्टिक्स वगैरह आज भी इस फोन के अंदर अच्छी निकल कर आती है। और देखो जब ये फोन आना चालू हुआ था ना, तब है ना बहुत ज्यादा ये चल रहा था IPS वर्सेस एमोलेड। तो 6.6 इंचेस की इसकी स्क्रीन है, IPS LCD डिस्प्ले है। इंडोर में ब्राइटनेस को लेकर कोई टेंशन नहीं है, बट जब आउटडोर अभी इसे यूज करता हूँ ना कभी कभी, तो ऐसा ना आंख पे ऐसा झांकना पड़ता है एकदम, जब हार्श लाइट होती है, मतलब इसको देखने में विजिबिलिटी में इशू आते हैं। इंडोर वगैरह यूज कर रहे हो, कलर्स वगैरह है ना IPS होने के बाद भी अच्छे निकल कर आते हैं, मतलब मल्टीमीडिया में आप मस्त तरीके से यूज कर पाओगे। और साइड में ऐसा कोई कलर फेड वाला इशू भी नहीं है। कॉल कॉन्टेक्ट्स वगैरह में जाओगे ना, तो यहाँ पर ये जो एरिया रहेगा ना कैमरा के इधर वाला पार्ट, वहां पर हल्का सा शेडो दिखेगा, और वो मोस्ट ऑफ IPS में दिखता भी है। और इस फोन में जो इसका एक और पार्ट था 120 हर्ट्ज, जो पहले थोड़ा सा अजीब काम करता था, अभी भी अजीब करता है, ऐसा कोई कांस्टेंट 120 हर्ट्ज तो नहीं देने वाला है। बीच बीच में आपको हल्के हल्के फ्रेम लैग मिलेंगे, और जब आपको इसका एनिमेशन यूज करते हो, एप्लीकेशन ओपन एंड क्लोज में आपको थोड़ा सा वो फील आएगा कि भाई थोड़ा सा स्टटर किया है। और हाँ, ये HDR डिस्प्ले है बाय द वे, बट नेटफ्लिक्स पर HDR का कंटेंट प्ले नहीं होता है अभी भी स्टिल, और यूट्यूब वगैरह पे तो आपका पता ही है, चल जाएगा, उसका टेंशन नहीं उतना। एक और हाईलाइट बात था इसका स्पीकर, वो भी होलो वाला। ये जो पार्ट है ना यहाँ पर, ये ना हल्का सा फ्लैक्स होता है, और यहाँ पर ऐसा लगता है खाली एरिया छोड़ दिया था। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, बहुत सही साउंड करता है, पर जब ये हाथ में अगर आप इसे पकड़ के रखोगे ना, तो आपका हाथ है ना ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा गुदगुदी सा अजीब सा फील होगा आपको। और जो बैक पैनल में भी सस्ता होगा, या प्लास्टिक की क्वालिटी उतनी मजबूत नहीं होगी, जिसकी वजह से वो होलो इफेक्ट है और ज्यादा आता है। और इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट्स के अंदर है ना, वो मुझे ऑलवेज मतलब कहूंगा सही काम करता हुआ नजर आया। इसी प्राइस में मतलब अंडर 20,000 में ये भाई साहब UFS 3.1 की स्टोरेज देते हैं, जो कोई ऑलमोस्ट नहीं दे रहा है इस प्राइस के अंदर। एंट्रूड हो गया, Geekbench 5 हो गया, CPU थ्रॉटल स्कोर होता है ना, वो भी सही निकल कर आता है। और इसके अंदर बोलते हैं कि लोग ओवरहीटिंग का इशू है, बट मैंने जितना नोटिस किया ना, ओवरहीटिंग इशू जैसा नहीं लगा। इसमें मैक्स टेम्परेचर 41-42 डिग्री तक जाते हैं, वो भी विदाउट AC टाइम के अंदर। तब तो इतना नॉर्मल किसी फोन का बनता भी है यार, मतलब अगर आप इसमें गेमिंग करोगे तब जाके ये इतने टेम्परेचर टच करता है। ओवरहीटिंग आपकी चालू होगी 45 डिग्री के ऊपर जब ये चले जाएगा तब। पहले मैं इसका ना गेमिंग रिव्यू शायद से अलग डालने वाला था, पर मैंने क्या सोचा कि इसी की वीडियो के अंदर है ना आपको बहुत बड़ा और अच्छी तरीके से मतलब कंक्लूजन दूंगा। तो जैसे मैंने बताया, एवरी ग्राफिक्स पे आपको HDR तक लेके जाओगे, तो वहां पर भी आपको 60 FPS की गेमिंग मिलेगी, जो बहुत सही है। स्मूथ और एक्सट्रीम के अंदर हम लोगों ने टेस्टिंग करी थी, और वहां पर जो TDM की परफॉर्मेंस थी, किसी भी सिनेरियो में मतलब 60 FPS आराम से मिल जाता है, जो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जब इरेंगल पर भी हम लोगों ने 60 FPS की गेमिंग ट्राई करी थी ना, तो वहां पर मुझे हुआ कि पहले मैच के अंदर हो गया, दूसरे मैच के अंदर, तीसरे मैच के अंदर जो FPS है ना, जब हम लोग लैंड करते हैं ना, तब वहां पर FPS फ्लक्चुएट होते हैं, मतलब 47 तक भी FPS आ जाते हैं। और थोड़ी ही देर बाद में ये जो FPS है ना, मतलब 55 से 60 के अंदर घूमते रहते हैं। 4-5 एनिमीज आसपास में होते हैं, FPS में फ्लक्चुएशन दिखते हैं। बट इतना है कि इस प्राइस के अंदर आपको इस तरीके की परफॉर्मेंस इरेंगल के अंदर कोई निकाल के नहीं देगा, वो भी 60 FPS में। लेकिन बात तब आती है बूट कैंप पर। ओ भाई साहब, क्या ही फ्लक्चुएशन करता है FPS में, मतलब हवा में हो और जैसे लैंड करते हो, और बूट कैंप पर आपको सबको पता है भाई, सब दावत पे आ जाते हैं,
मस्त में FPS का रोना निकल जाता है, मतलब चीख देता है। 40 तक के भी FPS आए थे, इवन 35 तक के भी FPS मैंने नोटिस करे थे। 1-2 मिनट हो गया, मतलब बूट कैंप अभी थोड़ा सा शांत हो जाता है, थोड़े से एनिमीज कम हो जाते हैं, तब है ना ये 55 to 60 इस तरीके के FPS में खेलता रहता है। आप बूट कैंप वाले प्लेयर हो या फिर आप कस्टम वाले प्लेयर भी हो तो आप लोग मेरी बात समझ गए रहेंगे कि जब आसपास में एनिमीज होंगे तब इस भाई साहब की चीखें जरूर निकलेगी। लेकिन आप इसे ओवरऑल एक बेस्ट गेमिंग डिवाइस कह सकते हो इन 20,000 रुपीज में आज भी। हाँ, सेकेंड हैंड फोन बाय करोगे वो बात अलग है, मतलब जो 30,000 वाले फोन थे, 40,000 वाले फोन थे, आपको 20,000 मिल रहे वो बात अलग है। 0 से 100% चार्ज करने के लिए आपको 1 आवर 30 मिनट, 40 मिनट, 145 भी लग सकता है। तो ये फोन 1.5 दिन से 2 दिन तक आराम से चल जाता है। नॉर्मल यूजर कॉल्स हो गए, वीडियोस देख ली, यूट्यूब, इंस्टा चला लिया, थोड़ा बहुत अदर काम कर लिया, गेमिंग इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं उस हिसाब से, तब ये जाके 1.5 से 2 दिन तक का एक्सपीरियंस आपको मतलब बैटरी बैकअप देगा। बाकी देखो इस फोन का जो कैमरा वाला पार्ट है ना उतना हाईलाइटेड नहीं था, और आज भी पोको इस फोन को ना ऐसा गेमिंग वगैरह बोल के ही मतलब सेल करता है। मेन सेंसर से जो फोटो है ना वो आपको अच्छी निकाल के देगा, उतनी ज्यादा मजेदार नहीं है जितना Vivo T1 निकाल के दे सकता है, iQOO Z6 निकाल के दे सकता है। स्किन टोन पे कभी कभी ब्लैक वाले जो इशू आते थे ना, ज्यादा कॉन्ट्रास्ट ही करता था, इसलिए मैंने नोटिस किया वो थोड़ा सा कम है। और जो 8 MP का अल्ट्रा वाइड है उसमें डिटेलिंग बहुत कम मिलती है, डे लाइट में भी, इवन लो लाइट में भी, अगर आज के हिसाब से मैं इसे रिव्यू कर रहा हूं तो। और बाकी 2 MP के मैक्रो और डेप्थ वगैरह भूल जाओ, ऐसा लगेगा आपके फोन में एटलीस्ट कैमरा तो है ना। तो सिंपल है कि स्नैपड्रैगन 860 आज भी किसी और फोन में नहीं मिलता, पोको X3 Pro में मिलता है। iQOO Z3 क्योंकि उसके अंदर स्नैपड्रैगन 768G आता है, और वही एक ऑप्शन बचता है इसी प्राइस में अगर आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से देखना है तो। UI एनिमेशन वगैरह हो गया या UI का एक्सपीरियंस होगा आपको बेटर मिलेगा, कैमरा एक्सपीरियंस भी बेटर मिलेगा, इवन गेमिंग भी बेटर मिल जाएगी। लेकिन उसमें है कि आपको यो यू ड्रॉप वाला है ना वो मिल जाएगा, तो वो आप उसमें अभी अपना दिमाग लगा लेना कि चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर मैं फाइनल कंक्लूजन पे अगर सम अप करूं ना तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं इस चीज को लेकर, क्योंकि आप लोग जो यूजर है उन्होंने खुद कह दिया कि हम लोग इसे कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी मेरा जो रिव्यू था वो मैंने शेयर किया आप लोगों से, जो प्रॉब्लम्स थी वो भी शेयर करी। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क लेना चाहते हो लेकिन परफॉर्मेंस मस्त मिलेगी तो पोको X3 Pro है, ले लेना। स्नैपड्रैगन 695 वाले वो उतने तगड़े नहीं कह सकता हूं, नॉर्मल कैजुअल परफॉर्मेंस वगैरह निकाल के दे देता है। कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों ने क्या क्या चीजें फेस करी है इस फोन को लेकर। मैं मिलूंगा आप लोगों को और भी इंटरेस्टिंग इसी तरीके के डिटेल वीडियोस में। तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।